तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मल्टीपल एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं, राइट। मतलब कि किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए कई तरीके होते हैं, राइट। अब उन कई तरीकों में से कौन सा बेस्ट तरीका है, इसको जानने के लिए हम लोग उस तरीके की टाइम को पता करते हैं, मतलब कि वो एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है सॉल्व करने में। सेकेंड चीज़, वो कितना ज़्यादा स्पेस ले रही है। तो यही दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि हमारी एल्गोरिथम बेस्ट एल्गोरिथम है कि नहीं है। मतलब कि जो हम लोगों ने वे फाइंड आउट किए हैं, लेट्स से एक प्रॉब्लम हमें मिली, हमने 10 वे फाइंड किए कि भैया इसको 10 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें से 10 में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम और स्पेस निकालते हैं अपनी एल्गोरिथम का। अब ये कैसे करते हैं, यही हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि बिग ओ नोटेशन का यूज़ करके हम लोग किस तरह से किसी भी एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बिग ओ से शुरू करने से पहले मैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच इन द सेंस कि मान लेते हैं कि मुझे इसकी एक एल्गोरिथम लिखनी थी कि राइट एन एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स। तो ये एक मुझे एल्गोरिथम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लिखनी थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कुछ इस तरह की एल्गोरिथम लिख दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स थे कि क्या मतलब एल्गोरिथम और प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली देखो, समझना इसको, एल्गोरिथम सिंपली एक, आपने क्या किया, एक प्रोसीजर लिख दिया। मतलब आप ये प्रोसीजर कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई सिंटेक्सेस आपको फॉलो नहीं करने, यहाँ पे आपको कोई मतलब कि जैसे कि वेरिएबल है डिफाइन नहीं करना पड़ रहा, कोई डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। मतलब यहाँ फ्री हैंड होके, पूरी तरह से फ्री होके आप सिंपली एक एल्गोरिथम लिख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक सूडो कोड के फॉर्म में एक एल्गोरिथम लिखी है, इसे हम कहते हैं सूडो कोड। क्या कहते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आज मैं पेन यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं कैसे चलती है ये। तो सूडो कोड, इसे हम कहते हैं सूडो कोड। सूडो कोड का मतलब है फॉल्स कोड, ठीक है। तो मैंने इसको सूडो कोड के फॉर्म में इस एल्गोरिथम को लिखा है। अब इस एल्गोरिथम को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि भैया इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, कि मैंने लिखा वन, मैंने लिखा कि टेक टू इनपुट्स फ्रॉम यूज़र, मैं ऐसे भी लिख सकता था। और फिर मैं कहता कि भाई क्रिएट टेम्प वेरिएबल। अब ये जो मेथड है, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और हम लोग ठहरे प्रोग्रामर इतना टाइम क्यों दें भाई। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, इन सेंटेंस की जगह मैंने सिंपली यूज़ कर लिया क्या, सूडो कोड का यूज़ कर लिया। आप भी सूडो कोड को यूज़ कर सकते हो किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। यहाँ पे देखो कि मैंने कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं किया, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो नहीं की। डेफिनेटली आप देखोगे तो लग रहा होगा कि ये सी प्रोग्रामिंग की तरह है, या फिर आपको लगेगा कि ये जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरह है। बट मैंने यहाँ पे कोई सिंटेक्स यूज़ नहीं किया है। मैंने सिंपली क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, मैंने एक एल्गोरिथम, एक फंक्शन नाम दे दिया एल्गो स्वैप, बस सिंपली ऐसे, कुछ भी रैंडम है, ये कुछ भी नहीं है। बस आपको जो ध्यान देना है कि ये वर्क कैसे करेगा। तो इसकी वर्किंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है कि भैया ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैं दो इनपुट दे रहा हूँ, ए और बी, और फिर यहाँ पे मैं उसकी स्वैपिंग कर रहा हूँ। अब भैया जिनको स्वैपिंग नहीं पता है कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो उनके लिए भाई अभी ये डीएस और एल्गोरिथम वाला कोर्स नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तभी आप डीएस और एल्गोरिथम वाला कोर्स लो, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स का यूज़ करूँगा, और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो यहाँ पे ये सिंपली एक स्वैपिंग का बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे एक प्रोग्राम या फिर कहो एल्गोरिथम लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि भैया ये एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है। अगर मैं इसमें दो इनपुट दूंगा तो ये हमें आउटपुट कब तक दे देगी, यही तो हमें फाइंड करना है, राइट। टाइम कैसे पता करेंगे कि भैया जो इनपुट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ये मेरा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक। तो इन इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में कितना टाइम लग रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। यही तो बताएगा कि एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है। जिसमें टाइम कम लगेगा इनपुट देने के बाद आउटपुट आज जनरेट करने में, डेफिनेटली वो एल्गोरिथम अच्छी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लॉक ले सकते हैं। भैया हमने कहा कि एक क्लॉक हमने स्टार्ट की, एक वॉच ली और मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। लेट्स से मैंने कहा 12 बजे मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, 12 बजे, ठीक 12 बजे मैंने ए और बी में कुछ इनपुट दे दी। जैसे मैंने मान लो ए में दे दिया 2 और बी में दे दिया 3। अब जैसे ये 2 और 3 यहाँ जाएगा, इसमें प्रोसेसिंग होगी, इस प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमारा देखो इनपुट हो गया और यहाँ पे हमारा आउटपुट हो गया, राइट। तो ये जो टाइम है, इसी टाइम को हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा, मैं क्या करूँगा, अपनी क्लॉक को बंद कर दूंगा और मैं पता कर लूँगा भैया कि ये एल्गोरिथम ने कितना टाइम लिया। अगर इनपुट लेट से हो सकता है इसमें 2 सेकंड लिए, जस्ट एग्जांपल, हो सकता है कुछ इससे कम भी ले सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल ये कह रहा हूँ कि ये 2 सेकंड इस एल्गोरिथम ने लिए। तो मैं इस तरह से भी टाइम पता कर सकता हूँ अपनी एल्गोरिथम का, राइट। ये क्योंकि कुछ लोगों के मन में होगा कि भैया टाइम निकालना है तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे भी हम टाइम निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका है।
बट इस तरीके में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अब ये एल्गोरिथम मैंने अपने सिस्टम पर रन की, ठीक है, ये मेरा एक सिस्टम है, मेरा एक लैपटॉप है जहाँ पे मैंने ये एल्गोरिथम को रन किया। मैंने स्टार्ट टाइम निकाला इस एल्गोरिथम का और मैंने एंड टाइम निकाला इस एल्गोरिथम का। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो स्टार्ट और एंड टाइम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स आ रहा है, मतलब कि 2 सेकंड में इसने हमें आउटपुट दे दिया। अब यही सेम प्रोग्राम, यही सेम एल्गोरिथम मेरे दोस्त ने रन की, उसका अपना दूसरा सिस्टम था। जैसे मान लो मेरा कोई सिस्टम है, लेट्स से लिनक्स का सिस्टम है, मैं कोई हार्डवेयर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, मतलब जस्ट एन एग्जांपल 64 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। मगर मेरा जो फ्रेंड है वो कोई दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसका जो हार्डवेयर है ना वो दूसरा है, उसने भी सेम एल्गोरिथम रन की। पर उसके केस में क्या हुआ कि जो स्टार्ट और एंड टाइम था वो डिफरेंट आया। आप देख सकते हो पिछले में देखो, यहाँ पे था हमारी क्लॉक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे क्लॉक। मान लेते कि इसके में जो है 4 सेकेंड्स लगे, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब ऐसा हुआ क्यों भाई? हमने तो कोई अपने अपने अप्रोच में तो कोई गड़बड़ की नहीं, स्टार्ट किया एंड किया, इसने भी स्टार्ट किया एंड किया, अप्रोच में तो कोई गड़बड़ नहीं। तो यहाँ 4 सेकेंड लगा, यहाँ 2 सेकेंड लगा, ऐसा क्यों हुआ? रीज़न है हार्डवेयर का, कि भैया हम कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अगर आप देखो कुछ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे हो सकता है रन करते हो, मगर आपके दोस्त के सिस्टम पे वो रन ना करते हो, ये हो सकता है। आपने देखा ही होगा कुछ प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पे रन ही नहीं करते। क्यों नहीं रन करते? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो इतना केपेबल ही नहीं है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच बेसिकली हमें जो रिजल्ट देता है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट रिजल्ट देता है। मगर हम जिस अप्रोच की बात करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता। वो हमें एकदम आइडियल, मतलब आइडियल भी कहना एक गड़बड़ वर्ड होगा, मतलब वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हमें रिजल्ट देता है। मतलब कि वो कहता है कि अगर ये एल्गोरिथम इस सिस्टम पे 2 सेकंड ले रही है, तो अगर उस एल्गोरिथम को हम दूसरे सिस्टम पे भी रन करेंगे तो वो भी वहाँ पे भी 2 सेकंड लेगी। अभी कैसे होता है ये थोड़ा देखने वाली बात है, वो तो हम लोग देखेंगे, बट ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि इस अप्रोच को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो हम कौन सा अप्रोच को फॉलो करते हैं? हम लोग बिग ओ नोटेशन के अप्रोच को फॉलो करते हैं। बिग ओ नोटेशन क्या है? ये बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्सिटी बताती है हमारे कोड की। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होती है? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये वर्ड याद रखो, नए वर्ड हैं अगर आपने कभी नहीं सुने तो, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसके हेल्प से बताती है? एल्जेब्रिक टर्म्स के थ्रू बताती है। अब जिनको एल्जेब्रिक टर्म्स नहीं पता, एक बार सर्च करो, पता चल जाएगा। थोड़ा ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट परेशान मत हो, अभी समझ में आ जाएगा। अगर सर्च करना है तो कर लो, बट तब भी आगे समझ में आ जाएगा। अब एल्जेब्रिक टर्म्स के थ्रू ये हमें क्या बताती है? टाइम बताती है और स्पेस बताती है। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक एल्गोरिथम है, लेट्स से एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सॉर्ट करने की, तो उसके लिए मैंने देखा कि भाई जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, बिग ओ नोटेशन के टर्म्स में वो आ रही है ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन। बिग ओ है तो ये ओ लगाया ही है। टी ऑफ एन का मतलब होता है टाइम और एस ऑफ एन का मतलब है स्पेस। आप कुछ भी ले सकते हो, आप एफ और जी भी ले सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने बस रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है। बेसिकली ये चीज़ जो है ना, ये एक्चुअली में फंक्शन को डिनोट करता है। ये जो टी ऑफ एन मैंने लिखा ना, इसे कहते हैं फंक्शन। अभी वो वाला फंक्शन नहीं, हाँ ये मैथमेटिक्स वाला फंक्शन है, ठीक है। अब जिन्होंने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं लिया उनको नहीं समझ आएगा, परेशान मत हो, वो आगे मगर ये चीज़ समझ में आएगी जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो बिग ओ नोटेशन के टर्म्स में कुछ इस तरह से ही आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो, और इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम लेगी और कितना स्पेस लेगी। जैसे कि कोई और एल्गोरिथम है, लेट्स से कोई सर्चिंग की एल्गोरिथम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझना कि ये सही में है। तो सर्चिंग की एल्गोरिथम है, उसके लिए जो टाइम आया, उसके लिए जो स्पेस आया, वो कुछ आया। कोई थर्ड एल्गोरिथम है, उसके लिए कोई टाइम आया, उसके लिए कोई स्पेस आया। तो वो इस तरह से, मतलब कि बिग ओ नोटेशन में इसी तरह से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? टाइम को रिप्रेजेंट करते हो और स्पेस को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये तरीका होता है। और यहाँ पे एन क्या है? एन बेसिकली यहाँ पे हमारा इनपुट साइज है, जो हम इनपुट अपनी एल्गोरिथम को देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे एन है। अभी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस अभी के लिए इसको अपने दिमाग में रख लो, ताकि जब हम लोग आगे पढ़े तो कन्फ्यूजन ना हो कि भैया अचानक से ये टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं। बस इसको एक बार ध्यान दे लो, ठीक है। अब जो हम लोगों ने एल्गोरिथम अभी पिछले वाले अपने स्लाइड्स में देखी थी और हम लोगों ने इसका टाइम निकाला था, अब इसी एल्गोरिथम का हम लोग टाइम निकालेंगे, बट अब हम लोग एल्जेब्रिक टर्म्स का यूज़ करेंगे। बिग ओ नोटेशन अभी नहीं ला रहा मैं बीच में, अभी बस मैं एल्जेब्रिक टर्म्स का यूज़ करूंगा, और इस एल्गोरिथम को मतलब कितना टाइम लगेगा इसको मैं चेक करूंगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो इसमें हम क्या कहते हैं, एक सिंपल सा रूल बनाते हैं। रूल क्या होता है कि जो हर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है, हम कहते हैं कि हर एक स्टेटमेंट ना 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। 1 यूनिट टाइम लेगा हर स्टेटमेंट। मतलब जैसे टेम्प ए इक्वल टू ए, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ए इक्वल टू बी, ये एक स्टेटमेंट हो गया, बी इक्वल टू टेम्प, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितने स्टेटमेंट हुए, ये स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा? 1 यूनिट,
ठीक, ये कितना टाइम लेगा, ये भी लेगा 1 यूनिट, और ये कितना टाइम लेगा, ये भी लेगा 1 यूनिट, राइट। अगर मैं पूछूं कि भाई टोटल टाइम कितना लेगा, तो मैं कहूँगा 3 यूनिट्स, राइट। तो ये यूनिट क्या है, यूनिट बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि यूनिट है, मतलब कि यहाँ मैं कुछ सेकेंड आर वार की बात नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक स्टेटमेंट, हम कह रहे हैं हर एक स्टेटमेंट जो है, जितने भी स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में होंगे, हमारे एल्गोरिथम में होंगे, वो 1 यूनिट का टाइम लेंगे। अब अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ये कितना स्पेस ले रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं, वो 1 यूनिट्स की स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, वो 1 यूनिट्स की स्पेस ले रहे हैं। तो यहाँ देखो कितने वेरिएबल हैं, एक तो ए वेरिएबल हो गया, एक बी वेरिएबल हो गया, और एक टेम्प वेरिएबल हो गया, ये 3 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे स्पेस कितनी हुई, 3 यूनिट्स हुई। इसी तरह से हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे भी पता कर लिया कि ये कितना टाइम लेगी और कितनी स्पेस लेगी। अभी हम लोगों ने बिग ओ नोटेशन के बारे में बात नहीं की है, अभी हम लोग सिंपली एल्जेब्रिक टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एल्गोरिथम लेते हैं। मान लो मैंने एक और एल्गोरिथम दी, मैंने कहा भैया एक एल्गोरिथम लिखो जिसमें कि आपको रिटर्न करना है सम ऑफ एरे, ठीक है। तो मेरे पास मैंने एक सिंपल से एक एल्गोरिथम लिखी, सूडो कोड है ये, ठीक है, थोड़ा प्रोग्रामिंग जैसा लग रहा है बट ये ज़रूरी है, इसको मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा तो इतना फिर क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो सिंपली यहाँ पे देखो हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो कि दो चीज़ ले रही है, इनपुट ले रही है, एक ARR जो कि हमारी एरे है, और एक LEN जो कि हमारी लेंथ ऑफ एरे है, और एक सम ऑफ वेरिएबल है, और जिसके थ्रू हम लोग इस एरे का सम निकाल लें और फिर इसको रिटर्न कर। सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब इसका भी हमें निकालना है टाइम, तो हम इसका टाइम कैसे निकालेंगे, फिर से वही चीज़, हर एक स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा, 1 यूनिट लेगा। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कितना टाइम लेगा, 1 यूनिट लेगा, राइट। अब मैं डायरेक्ट 1 ही लिख दूंगा, यूनिट नहीं लगाऊंगा, बस ऐसे अभी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ये हमारा एक फॉर लूप लगा हुआ है, राइट। फॉर लूप में अगर आपको पता हो कि पहला स्टेटमेंट पहली बार रन करता है, फिर उसके बाद कभी रन नहीं करता, तो मैं ये जो स्टेटमेंट है हमारा कितना टाइम लेगा, अब ये देखो फॉर लूप का बेसिक्स है, ये आपको आना चाहिए, ये 1 यूनिट टाइम लेगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट है आई लेस देन LEN, ये कितनी बार चलेगा, ये बेसिकली चलेगा LEN+1, या फिर मैं कहूँ अगर मैं LEN को n मान लूँ, तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये चलेगा n+1। कैसे, अगर ये कन्फ्यूजन है तभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा i=0, और मैंने लिखा i लेस देन 5 i++, ठीक है। तो यहाँ पे मैं LEN लिख रहा, अगर मैं चाहूँ तो इसको n भी, यहाँ पे LEN+1 भी लिख सकता हूँ, बट मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई। अब यहाँ पे देखो i=0 i लेस देन 5, अगर मैं पूछूँ ये लूप कितनी बार चलेगा, आप कहोगे 5 टाइम चलेगा, क्योंकि भाई पहले i 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा। बट अगर एक चीज़ और भी देखो तो 5 पे ये लूप फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि 5th पे भी ये एक बार कंडीशन चेक होगी, राइट। 0 पे चेक होगी, 1 पे चेक होगी, 2 पे चेक होगी, 3 पे चेक होगी, 4 पे चेक होगी, और फिर 5 पे चेक होगी, फिर ये लूप फॉल्स होगा। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार चला, ये चला हमारा 6 टाइम्स, राइट। 6 टाइम नहीं, 1 to 5 टाइम, या 6 टाइम्स, 0 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट। तो मतलब कि जो भी यहाँ पे नंबर है +1, 5 + 1 दैट इज 6, तो उसी तरह से यहाँ पे LEN+1 दैट इज LEN+1, या फिर मैं कह रहा हूँ n+1, ठीक है। ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ये हमारा 5 टाइम चलेगा। क्यों, क्योंकि i++ कितनी बार हो रहा है, देखो पहले 0 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, 4 पे हुआ, और 5 पे हुआ। तो 0 पे तो पहली बार में तो एंटर ही कर गए थे ना, इसमें अंदर ही चले गए थे। तो फिर अभी यहाँ पे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हुआ, तो ये कितनी चलेगा, 5 टाइम्स। तो मैं कहूँगा ये भी चलेगा n टाइम्स। अंदर वाला हमारे ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, देखो क्योंकि भाई मैंने कहा कि हर एक स्टेटमेंट, अच्छा ये लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि आपने तो कहा था कि हर एक स्टेटमेंट एक यूनिट लेता है, बिल्कुल सही बात है, हर एक स्टेटमेंट 1 यूनिट ही ले रहा है, मगर ये भी तो देखो कि हर एक स्टेटमेंट कितनी बार लूप कर रहा है ना। यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक ही यूनिट ले रहा है, मगर ये स्टेटमेंट हम क्योंकि कितनी बार चला रहे हैं, n टाइम्स चला रहे हैं, राइट, n टाइम्स चला रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी कितना लेगा, n लेगा, क्योंकि लूप के अंदर वाली चीज़ कितनी बार चलती है, n टाइम्स, क्योंकि जो LEN है, अगर मैं इसी लूप की बात करूँ तो ये लूप कितनी बार चलेगा, आपकी खुद ही कहोगे कि ये लूप 5 टाइम चलेगा, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये भी लूप कितनी बार चलेगा, मतलब ये जो इसके अंदर वाली कंडीशन कितनी बार चलेगी, 5 टाइम्स। इसी तरह से ये वाली भी कंडीशन कितनी बार चलेगी, n टाइम्स। क्यों n टाइम्स, अब कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको भाई मैं L ही मान ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो ये n टाइम्स चलेगा। और ये रिटर्न स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है, एक बार चल रहा है, तो मैं कहूँगा ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे ये टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो देखना ये 1
अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूँ, मगर यहाँ पे हार मत मानना, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर एक बार ये समझ में आ गई तो ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगी, फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही, समझ लो ये चीज़, ये थोड़ी है कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा तुम्हें यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। तो अब अगर मैं पूछूँ टाइम कितना होगा, तो देखो एक तो हमारा n हो गया, राइट, ये वाला n हो गया। ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इसमें ज़्यादा होगा, 3n+3 होगा, राइट, क्योंकि देखो n+1 और ये n, तो देखो मैं लिख देता हूँ n+1, ये वाला n+1 प्लस n+1 प्लस n। ओके, मैंने यहाँ पे भी गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। और ये भी हो गया हमारा +1, राइट। तो ये कितनी बार चल रहा है अगर देखो तो n+3 बार n आ रहे हैं, 3n प्लस 1 + 1 4, 3n+4 यूनिट्स, सही है ना। तो ये कितना है, 3n+4 यूनिट्स। अब मैं पूछूं कितना स्पेस ले रहा है, तो फिर से ध्यान दो, ये अब देखो ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लेंथ तो 1 ही है, राइट, ये सम भी एक है 1, आई भी एक है 3 हो गया, ठीक है, तो 3 हो गए वेरिएबल। और ए आर आर जो है वो कितनी बड़ी है, वो एलियन बड़ी है, लेंथ ऑफ एरे है, राइट। तो लेंथ ऑफ एरे में कितने इनपुट्स हो गए, एलियन इनपुट हो गए, अगर मैं एलियन कह रहा हूँ तो एन कह रहा हूँ मतलब, तो यहाँ पे कितने इनपुट हो गए, मतलब ये हमारी एरे कितनी बड़ी हो गई, एन टाइम्स बड़ी हो गई, 1 2 3 4 ऐसे करके टिल एन, राइट। तो मैं कह रहा हूँ इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी स्पेस क्या हो जाएगी, इसकी स्पेस हो जाएगी n+3, वाई, ये हो गया हमारा n, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 वेरिएबल्स हो गए और एक एरे होगी जो कि n लेंथ की है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 3n+4, नॉट 3n+3, नॉट 3n+4। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे क्लियरिटी हुई, अगर नहीं भी हुई है परेशान मत हो, क्योंकि अभी हम लोग और भी एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जांपल लेना बंद कर देंगे, यहाँ पे भी और भी एग्जांपल हम लेंगे। अभी के लिए आई थिंक इतना तुम्हारा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आगे अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक रूल के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले वाला थोड़ा सा लोगों को लगा हो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सच बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे, ओके, बार बार मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये कितना आया था हमारा, 3n+4 आया था, राइट। सिंपली बस हमें क्या करना है, काउंट करना है। भाई काउंटिंग तो सबको आती है ना, ये एक बार चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट एक बार चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट n+1 टाइम चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट n टाइम चलेगा, ये भी स्टेटमेंट n टाइम चलेगा और ये भी स्टेटमेंट 1 टाइम चलेगा। बस अगर आपको ये पता कर लोगे ना तो हो गया काम, कुछ ऐसा नहीं है इसमें बहुत ही। और ये अभी और भी सिंपल हो जाएगा। अभी क्या है ना कि अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि अभी उन्होंने बिगो को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट जैसे ही बिगो इंट्रोड्यूस होगा ना, ये बहुत ही आपको हलवा लगने लगेगा, सच बता रहा हूँ। अभी के लिए ये थोड़ा लग रहा होगा कि यार एक एक स्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए आपको समझाने के लिए, आपका बेस मजबूत करने के लिए मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ, बट अभी आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको देखोगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ता। एक सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे, किसी आपको इतना वेट करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। अब एक रूल की, जैसे कि मैंने कहा, बात करते हैं। रूल क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट टर्म्स को ही तवज्जो देंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और जो भी उनकी कोफिशिएंट्स होंगे उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे लिखा 100, ठीक है, तो 100 एक कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो अगर इस कांस्टेंट नंबर को मुझे बिग ओ के टर्म्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा O(1). तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 100 की जगह मैं कहता हूँ 1 लाख है, 1 करोड़ है, मतलब मिलियन है, ट्रिलियन, कुछ भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो नंबर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3, भाई ये सब पता होगा आपको, आई थिंक 1 2 3 4 ये सब कांस्टेंट है, राइट, ऐसे लेके मतलब कहीं इन्फिनिटी तक। तो अगर इनमें से कोई नंबर यहाँ पे रखा है तो मैं कहूँगा बिग O(1). अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा है 3n-5, अब देखो 3n-5 में डोमिनेंट टर्म कौन सा है, डोमिनेंट टर्म्स यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 और 3n सीधी सी बात है ज़्यादा डोमिनेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है। भाई अब इस तरह से भी समझना, अभी हम लोग इसको वैसे आगे भी क्लियर करेंगे कि मैं n की वैल्यू को चेंज करके, क्योंकि n एक हमारा इनपुट साइज है, मैंने n की वैल्यू को चेंज किया तो मैं 5 से जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता हूँ, और मैं जब तक चाहे n की वैल्यू को चेंज करके इस टर्म को बहुत बड़ा कर सकता हूँ, है ना। तो हमारे डोमिनेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है, 3n है, ये हमारा 3n हमारा यहाँ पे डोमिनेंट टर्म है। मगर हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो n के पहले वाली वैल्यू है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सबसे मतलब किससे है, O(n) से है, ठीक है। इसी को कहा जाता है डोमिनेंट टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोफिशिएंट को हटा दिया, मतलब हमें कांस्टेंट से लेना ही देना नहीं है। एक और तरीका है इसको समझने का, एक और तरीका भी बता देता हूँ कि आप सिंपली देखो कि आपकी जो जो एल्जेब्रिक टर्म आ रही है उस टर्म में सबसे पावर किस n की सबसे ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे देखोगे n की पावर इसी में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे तो n की पावर 0 है,
राइट। अब ये भी मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे एन की पावर 0 है, ठीक है, यहाँ पे एन की पावर 1 है, तो यहाँ पे एन ये वाला सबसे बड़ा हुआ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ओ ऑफ एन लिख दिया। अभी इसमें भी देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सीधी सी बात है, फिर से देखना किसको है कि भैया किस एन की सबसे ज़्यादा पावर है। तो सीधी सी बात है, इसमें अगर देखो एन की पावर 1 है, इसमें एन की पावर 0 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, एन स्क्वायर की है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसका जो बिग ओ नोटेशन में अगर इसको लिखा जाए तो मैं कहूँगा ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है कि ये सब क्या वैल्यू है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्यों नहीं पड़ता ये भी आगे बता दूंगा। बट अभी के लिए इतना जान लो कि एक रूल तरह से कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, डोमिनेंट टर्म से मतलब है, हमें उसके कोफिशिएंट से भी कोई मतलब नहीं है। कि एन स्क्वायर के पीछे अगर यहाँ पे करोड़ भी लिखा होता, करोड़ के मैं कहता हूँ 10 की पावर 100 भी लिखा होता, तब भी मैं इसको नहीं कंपेयर वो करता, कंसिडर करता, मैं सिंपली लिखता हूँ ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग अपने पिछले ही एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ देखा था ना एल्गोरिथम, हमने टाइम देखा था 3 यूनिट्स आ रहा है, स्पेस 3 यूनिट्स आ रहा है। अगर अब इसे हमें बिग ओ नोटेशन के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3 यूनिट्स, 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा टी ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ 1। एन क्या है यहाँ पे, हमारा इनपुट साइज है, इनपुट साइज है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी भी थी, राइट। स्पेस 3 यूनिट्स, अगर मैं यहाँ पे कहूँ स्पेस अगर 3 यूनिट्स है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा बिग ओ नोटेशन के टर्म में लिखूंगा ओ ऑफ 1, क्यों, क्योंकि हमारा 3 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट। अब हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में, अच्छा यहाँ पे इसको मैं 3n+4 कर देता हूँ, यहाँ पर गड़बड़ की हुई है, चलो कोई बात नहीं, उससे फर्क वैसे पड़ता नहीं। अब तुम देखना क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम आ रहा है 3n+4। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टर्म कौन सा है, एन है, राइट, एन की पावर 1। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, टाइम ऑफ ओ ऑफ एन, और यहाँ पे भी देखो स्पेस में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टर्म क्या है, एन, एन की पावर 1, तो मैं कहूँगा ओ ऑफ एन। तो देखो कितना इजी बन गया, इतना कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा आपको। अगर दिख जाए कि भैया यहाँ पे कहीं पे कुछ पैटर्न बन रहा है, अभी आगे वैसे क्लियर करूँगा, तो आप सिंपली लिख दोगे कि भैया आँख बंद करना और लिख देना ओ ऑफ एन। अभी ये चीज़ आगे और भी हम लोग उसको डेप्थ में देखेंगे। तो अब एक और एल्गोरिथम को देखते हैं। मैंने कहा भाई एक और नेस्टेड लूप देखते हैं, क्योंकि भैया अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड लूप ले लिया। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि मैंने एक लूप लिया, उसके अंदर भी एक लूप ले लिया। अब मैं पूछूंगा आपसे कि भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे कैसे बताओगे, सिंपली वही सारे रूल को फिर से अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म कितना लेगा, 1 लेगा, राइट। ये वाला टर्म कितना लेगा, n+1, n लेगा, सॉरी नॉट n+1, ये कितना लेगा, n+1 लेगा, ये लेगा n+1, ये लेगा n, और ये लेगा 1। मगर क्योंकि इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा दिख रहा है, n+1 ना, डायरेक्टली n+1 लिख दो, आंख बंद करके लिख दो। तुम देखना होगा क्या कि जैसे ही मैं टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो फर्क पड़ेगा भी नहीं कि यहाँ पे 1 था कि n था, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि हमने देखा हमेशा से हमें किसका फर्क पड़ता है, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है डोमिनेंट टर्म से। तो एन की पावर किसी ज़्यादा हमें कोफिशिएंट से भी मतलब नहीं है, ना हमें कांस्टेंट से मतलब है। कि अगर यहाँ पे लिखा है एन स्क्वायर प्लस 200 प्लस 1 करोड़, कुछ भी लिखा है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू से, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा भैया यहाँ पे n+1 लिख देते हैं। आप n भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मगर अभी के लिए मैं n+1 लिख देता हूँ, क्योंकि n+1 इन सब में सबसे बड़ा है। यहाँ पे भी देखो j=0 और n<n j+1, तो ये भी कितनी बार चलेगा, n+1। ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, n+1, नॉट n+1, एन सॉरी नॉट n+1, बिकॉज ये तो यहाँ पे है ना, मतलब कि ये n चलेगा ना, क्योंकि ये हमारा लूप जब गलत होता है तभी ये n+1 होता है, अदरवाइज तो एनी टाइम चलेगा, ठीक है। बट अभी एक चीज़ और बची है भाई, अभी एक चीज़ बची है। बची क्या चीज़ है कि इस स्टेटमेंट, इस लूप के अंदर वाली जो भी चीज़ होगी, जो कि ये है, वो कितने टाइम चलेगी, वो भी तो n टाइम चलेगी, ये भी तो n टाइम चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब हो सकता है लोगों को हुआ हो कन्फ्यूजन, तब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। मान के देखो कि मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया जिसमें मैंने लिखा <5। तो इस फॉर लूप के अंदर वाली चीज़ कितने टाइम चलेगी, 5 टाइम चलेगी कि नहीं चलेगी। यही कहोगे ना कि फॉर लूप के अंदर मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में कोई कोड लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कोड क्या है, मगर मुझे पक्का पता है कि ये लूप क्योंकि 5 टाइम्स के लिए बना है, i=0 i<5, तो ये चलेगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे ही रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि इतनी बार 5 टाइम्स तो ये चलेगा। जब ये 5 टाइम्स चलेगा तो मतलब ये बॉक्स 5 टाइम्स चलेगा। अब इस बॉक्स के अंदर अंदर मैंने एक लूप लिख दिया, तो ये लूप भी 5 टाइम्स चलेगा। तो भैया अगर ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, तो यही चीज़ तो मैंने कहा कि अगर ये n+1 चल रहा है, ये लूप अपने लिए, क्योंकि भैया जैसे कि ये अपने लिए n+1 चल रहा है, वैसे ये लूप भी अपने लिए n+1 चल रहा है, ये स्टेटमेंट अपने लिए n चल रहा है। मगर अब इस लूप की अगर बात करें, जो बाहरी लूप है, ये बाहरी लूप भी इसको कितनी बार चलाएगा, n टाइम चलाएगा।
ये वाला लूप, क्योंकि जो ये चीज़ जो है इसको भी समराइज़ की हुई है तो ये भी n टाइम चलाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना टाइम आएगा तो आप क्या बताओगे, सिंपली आप लिखोगे n स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन। बट अगर मैं सही बताऊं एक चीज़, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊं, अगर इसको हमें बिग ओ नोटेशन के टर्म में लिखना है तो देखो इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं लिखूंगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन एन प्लस वन। मैं अब क्या लिखूंगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, राइट। अब मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया बिग ओ की, जो रूल बताया बेसिकली बिग ओ का, उसमें हमें किससे फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, जो कि है एन स्क्वायर। तो हम अगर टाइम इसकी निकालेंगे तो जो इक्वेशन के फॉर्म में तो ये आएगा, बट हमें इक्वेशन से मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे ओ ऑफ एन स्क्वायर। फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर क्या है, कुछ भी हो हमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ओ ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा स्पेस आएगा वो n प्लस थ्री आएगा, क्योंकि भैया तीन वेरिएबल्स हैं, आई जे और n, ठीक है। और एक ये एरे है जो कि n लेंथ की है, तो n प्लस थ्री। तो इसी चीज़ को मैं देखो यहाँ पे लिखा है, टाइम ऑफ n इज इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, एस ऑफ n इज इक्वल टू ओ ऑफ एन। अगर भैया ये भी लग रहा हो कि आपने सर पिछली बार तो कहा था कि ये चलेगा 2n प्लस टू, अगर वैसे भी देखते ना, देखो अगर मैं कहता हूँ कि ये 1 चल रहा है, ये n प्लस वन चल रहा है, ये n चल रहा है, अगर उस हिसाब से भी देखते ना तो देखो क्या होगा, 2n प्लस टू चलेगा, सॉरी 2n प्लस वन, मैंने कॉमन ले लिया है 2, ठीक। उसी तरह से ये भी 2n प्लस वन, ये कितने टाइम चलेगा, ये n टाइम, फिर से क्योंकि ये लूप चल रहा है तो ये भी n टाइम और ये भी n टाइम। अगर फिर से अगर तुम इसको निकालोगे तो तुम देखोगे कि भैया वापस से तुम वहीं पे आ जाओगे, n प्लस वन, 2n प्लस वन, और देखो इसमें लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा टर्म कौन सा दिख रहा है, एन स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली कह देना वो ऑफ एन स्क्वायर है, तो मैं इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया तुम अगर सॉल्व भी करोगे तो देखो क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n, 2 ऑफ n प्लस 2, और ये n स्क्वायर था ही, तो देखो n स्क्वायर प्लस ये 3n स्क्वायर हो जाएगा, मगर हमें कोफिशिएंट से मतलब ही नहीं है, तो बचा क्या, n ऑफ स्क्वायर, तो ऑफ एन ऑफ एन। क्लियर, थोड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा आई होप, नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर से पूछना। अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइजेज भी करेंगे, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग वीडियो है, तो अभी इसकी एक्सरसाइजेज भी करेंगे तब क्लियर हो ही जाएगा एट द एंड, ओके। तो यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया, मैंने कहा भैया यहाँ पे 3 लूप लगा दिए, देख रहे हो यहाँ पे मैंने 3 लूप लगा दिए, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। अब मज़ेदार है कि नहीं, अब देखो अगर अब तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें पता चल गया है ट्रिक, और वो है ओ ऑफ एन स्क्वायर की, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें कह देना भैया ये चलेगा n, ज़्यादा से ज़्यादा n प्लस वन चलेगा, मैं कहता हूँ n चलेगा, चलो ये भी n चलेगा, ये भी n चलेगा, और इसके अंदर वाला स्टेटमेंट भी n चलेगा, राइट। ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ये भी तो n चलेगा, क्योंकि ये लूप के अंदर ही ये वाला लूप है तो n चलेगा, और क्योंकि ये अभी मैं इसी लूप के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो ये भी n चलेगा, राइट, और ये भी n चलेगा। अब क्योंकि ये लूप इस लूप को भी तो चला रहा है, इस वाले लूप को, भैया ये वाला लूप इस वाले लूप को भी चला रहा है, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो ये कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, और इसकी वजह से ये वाला भी कितनी बार चलेगा, n टाइम्स। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो कितनी आएगी, साफ साफ दिख रहा है n इंटू एन इंटू एन, दैट इज n क्यूब, ओ ऑफ n क्यूब। स्पेस कितना आएगा, ओ ऑफ n। कोई डाउट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सिंपली लूप कोई बार रन करोगे ना तो तुम्हें दिख भी जाएगा, ये n टाइम, ये n इंटू एन टाइम, बिकॉज ऑफ दिस लूप, ठीक है। अब ये n इंटू एन टाइम चल रहा है, और ये वाला लूप इसकी वजह से भी चलेगा n टाइम, और इसकी वजह से भी चलेगा n टाइम, राइट, क्योंकि एक तरह से ये है ना बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये मेरा फॉर, इसके अंदर एक बॉक्स, फिर एक फॉर, फिर इसके अंदर एक बॉक्स, राइट, फिर एक फॉर, कुछ इसी तरह से। तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो ऑफ एन क्यूब आएगा, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम लोग और थोड़ा डेप्थ में आने वाले जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इसको और भी समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक सिंपल एल्गोरिथम के लिए किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। डेफिनेटली अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमें और भी इसके डेप्थ में जाना है। आई नो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, किसी अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल प्रोग्रामिंग भी करते हो तो वहाँ पे भी आप इस तरह के टर्म्स को देखोगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा समय ले रहा हूँ। बट अभी हम लोगों ने बहुत ही बेसिक देखा है, आने वाले वीडियो में मैं इसको और भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। मैंने सोचा था कि आज होमवर्क दूंगा, बट क्योंकि ये वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा हो गया है, तो अब उसके लिए टाइम नहीं बचा है।
तो अभी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो इसका बनाऊंगा वहाँ पे हम लोग इसको और भी डेप्थ में इसके बारे में बात करेंगे और फिर समझेंगे कि बिग ओ नोटेशन का और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, आज के लिए अगर मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, कल की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी लेंगे और भी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, तब इसको करने में और भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।